सोचिए, इतिहास में कभी-कभी एक मामूली सा प्रशासनिक फैसला पूरे देश में एक आग सी लगा सकता है। कल्पना कीजिए एक साधारण सी लकीर की, जो सिर्फ एक नक्शे पर खींची गई हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत हो कि वो एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दे। आज हम जानेंगे कि ये सब कैसे हुआ। और यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उस एक फैसले ने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के एक फैसले से, जिसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग को जन्म दिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त बंगाल इतना खास क्यों था। देखिए, कलकत्ता तब ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और बंगाल राजनीतिक और बौद्धिक गतिविधियों का, आप कह सकते हैं, एक तरह से गढ़ था। राष्ट्रवाद की सबसे मजबूत आवाजें वहीं से उठ रही थीं, जो सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। तो अंग्रेजों ने दुनिया के सामने क्या वजह बताई? उन्होंने कहा कि बंगाल, जिसकी आबादी उस वक्त 7 करोड़ 80 लाख थी, प्रशासनिक रूप से बहुत ज्यादा बड़ा था। उनका बहाना ये था कि भाई, इतने बड़े प्रांत पर ठीक से शासन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। ये जो आधिकारिक कारण था ना, इसके पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक मकसद छिपा हुआ था। असली वजह थी उनकी मशहूर बांटों और राज करो की नीति। वो हिंदू और मुस्लिम आबादी को अलग करके राष्ट्रवाद के इस मजबूत किले को कमजोर करना चाहते थे। और ये सब हुआ कितनी तेजी से, जरा देखिए। दिसंबर 1903 में प्लान बना और 2 साल से भी कम समय में अक्टूबर 1905 में उसे लागू भी कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि वायसरॉय लॉर्ड कर्जन इस योजना को लेकर कितने पक्के इरादे वाले थे और वो किसी भी विरोध को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों को शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी इस कार्रवाई का जवाब कितना जबरदस्त होने वाला है। इसके फौरन बाद ही जनता ने एक बहुत बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर दिया। और खास बात यह थी कि लोगों ने विभाजन के लागू होने का इंतजार तक नहीं किया। 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ये दिखाता है कि विरोध कितना पहले से और कितना सुनियोजित तरीके से तैयार था। ये आंदोलन सिर्फ विरोध तक ही नहीं रुका, ये आत्मनिर्भरता का आंदोलन था। मतलब एक तरफ ब्रिटिश सामान का बहिष्कार हो रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों, स्कूलों और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा था। और 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन ये विभाजन लागू हुआ, उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस की तरह मनाया गया और लोगों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी भी बांधी। लेकिन हुआ ये कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के बावजूद ब्रिटिश सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और इसी निराशा ने आंदोलन को एक नया और कहीं ज्यादा आक्रामक मोड़ दे दिया। स्वदेशी आंदोलन की धीमी रफ्तार से कई युवा निराश हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि सिर्फ याचिकाओं और बहिष्कार से आज़ादी नहीं मिलने वाली, और यहीं से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी दौरान कई गुप्त संगठन सामने आए, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति और महाराष्ट्र में अभिनव भारत। इन संगठनों ने युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार किया। युगांतर जैसे अखबारों ने तो खुलेआम लिखा कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जा सकता है, जिसने युवाओं में एक नया ही जोश भर दिया। चलिए एक घटना से समझते हैं कि यह सब कितना खतरनाक हो चुका था। मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड, जो राष्ट्रवादियों को बहुत सख्त सजाएं देता था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नाम के 2 क्रांतिकारियों ने उसकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन एक दुखद गलती हुई। बम गलत गाड़ी पर जा गिरा और 2 बेकसूर ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। इसका अंजाम भी बहुत कठोर था। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार ली और महज 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इन युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती दी थी। एक तरफ तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा था, पर दूसरी तरफ विभाजन का एक और गहरा असर हो रहा था। इसने भारत की राजनीति को धीरे धीरे धार्मिक आधार पर बांटना शुरू कर दिया था, ठीक वैसा ही जैसा अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति यहां काम करती हुई दिखी। मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक हिस्से को यह लगने लगा कि उनके हितों की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक मंच होना चाहिए, खास तौर पर जब कांग्रेस इस विभाजन का इतना जोर शोर से विरोध कर रही थी।
और इसी माहौल में बंगाल विभाजन के ठीक 1 साल बाद ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसका घोषित उद्देश्य था भारत में मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय राजनीति में एक नई दरार पैदा कर दी, जिसका असर दशकों बाद देश के बंटवारे के रूप में हमें देखने को मिला। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर, जब अंग्रेजों ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको सचमुच चौंका दिया। आखिरकार इतने सालों के लगातार विरोध और बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने खुद विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। ये भारतीय राष्ट्रवाद की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। मगर सवाल ये उठता है कि अगर अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली थी, तो फिर उसी वक्त उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी रणनीति छुपी थी। तो असल में ये सिर्फ राजधानी बदलना नहीं था, ये अंग्रेजों की एक बहुत ही सोची समझी एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक चाल थी। एक ही फैसले से उन्होंने 3 निशाने साधे। पहला, मुस्लिम समुदाय को दिल्ली का ऐतिहासिक गौरव देकर खुश किया। दूसरा, सत्ता का केंद्र बंगाल से हटाकर वहां के राष्ट्रवाद की कमर तोड़ दी। और तीसरा, देश के केंद्र से शासन करके अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। और वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के इस एक वाक्य से सब कुछ साफ हो जाता है। जो दिल्ली पर शासन करता है वो पूरे हिंदुस्तान पर शासन करता है। इस एक लाइन ने दिल्ली जाने के पीछे की पूरी शाही रणनीति को बयां कर दिया। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या भारत के 1947 के विभाजन के बीज असल में 1905 में ही बो दिए गए थे? हमने देखा कि कैसे बंगाल के विभाजन ने धार्मिक आधार पर राजनीतिक पहचान को मजबूत किया, कैसे मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और कैसे भारतीय राजनीति में वो दरारें पैदा हुईं जो आगे चलकर और गहरी होती चली गईं। एक लकीर जिसके परिणाम दशकों तक महसूस किए गए।